आंधियों का इरादा तो कुछ और था, लेकिन ये दिया जलता रहा। ये विभाजन की विभीषिका थी और ये सभी ने झेली है। और मुझे लगता है जब सर्वाइवल का सवाल आता है तो निश्चित रूप से एक संघर्ष के बाद में जो आदमी उभरता है और उसी संघर्ष ने इस स्थिति तक पहुंचाया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं, ये मेरे सर्वाइवल का सवाल था। और परिवार का जो एक मुख्य था कि चाहे कितनी भी आर्थिक तंगी हो, लेकिन एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। एजुकेशन पर ध्यान दिया और उन संघर्षों के साथ में एक पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर के लॉ की डिग्री भी दिलाई। उसके बाद में मैंने उद्योग चुना। हाँ। और ऐसा उद्योग चुना, जूता उद्योग, जिस पर आमतौर पर कोई हाथ नहीं रखता, जिसको सबसे छोटा उद्योग माना जाता है। हाँ। उन छोटे उद्योगों को भी पढ़ लिख करके जब किया जाता है तो वो एक 28 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन जाती है, एक जिसको हम आर्टिजन इंडस्ट्री कहा करते थे, और 6 बिलियन डॉलर का देश निर्यात भी करता है। इन छोटे छोटे कामों को यदि हम ये समझते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं है और आप अपने को सिर्फ नौकरी तक केंद्रित नहीं रखते, तो देश में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। उन छोटे छोटे कामों से भी इस स्तर तक पहुंचा जा सकता है। जिस काम को करने वाले को चर्मकार कहा जाता था, जिसको आप पास में बैठने नहीं दिया था, उसे उद्योगपति के नाम से पुकारा जा सकता है। और ये मंच पर बैठ सकते हैं, ये सिर्फ एक ही है कि कोई भी काम छोटा नहीं है, एक ऐसा मंत्र है। अगर पढ़ लिख करके उस काम को अपनाते हैं तो आप सफलता आपको निश्चित मिल सकती है। जी डावर जी, 2 पंक्तियां मैंने आपके लिए लिखी हैं, मैं बोलना चाहूँगी। मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। ये पंक्ति आप पर बिल्कुल सूट करती हैं। और एक चीज़ मैं इसके साथ और कहना चाहूँगी, अभी हाल ही में आपके ऊपर एक बायोग्राफी लिखी गई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बायोग्राफी जो मुझे लिखी गई, मुझे लगता है कि जिन्होंने विभाजन की विभीषिका ये झेली है जी, ये सबकी कहानी है और मेरे नाम से छपी या मेरे संघर्ष को लेकर के छपी। मुझे लगता है कि ये संघर्ष उस समय सबका है जो विभाजन के बाद जो पंजाब आज पाकिस्तान में है, वहाँ से देश के विभिन्न शहरों में आए, उसी की कहानी को उसमें रखा गया है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह से एक शरणार्थी कैंप से एक उद्यमी बना जा सकता है। और चाहे ऐसा नहीं कि सिर्फ पूंजी हो तभी आप बन सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। वो कहानी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आगे आने वाले युवाओं को प्रेरणा दे सकती है। जैसे कि देखा गया है डावर जी, आप स्टार्टअप्स और जो रोजगार हैं, युवा रोजगार के लिए कई सारे कार्य कर रहे हैं। किस तरीके के कार्य हैं और उस पर युवाओं को किस तरीके से आप प्रोत्साहन दे रहे हैं? देखिए, मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि जो हमारी मुख्य अर्थव्यवस्था थी वो छोटे छोटे से काम थे, जो आज जिसको जो जातियां जिनको कहते हैं वो जातियां नहीं थी। उनके काम की पहचान थी, नाई हो, धोबी हो, बुच्ची हो, चर्मकार, या जिसको कहा गया, या बघेल हो या कुशवाहा हो, हर एक का ये अपना अपना काम था जी। कोई सब्जी का काम करता था, कोई जूते का काम करता था, कोई नाई का काम करता था। हमने अभी क्या किया कि पढ़ लिख करके उनको डिग्री पकड़ा दी और उनके हुनर को छीन लिया। हमारा प्रयास ये होना चाहिए था कि जो सम्मानजनक काम नहीं कहे जाते थे, क्योंकि वो इसलिए सम्मानजनक नहीं थे कि पढ़े लिखे नहीं होते थे, पढ़ लिख करके अगर उसी कार्य को अपनाते तो कहीं ना कहीं आज वो स्थिति, ये बेरोजगारी की स्थिति नहीं होती। नौकरियों की दृष्टि से देखें तो मुझे लगता है कि सरकार को कोसते कोसते जीवन निकल जाएगा, नौकरियां नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि पूरे देश में आज 7% से ऊपर नौकरियां नहीं। और आज जो AI का ज़माना है, आधुनिक तकनीक का ज़माना है, तो नौकरियां कम होनी है, नौकरियां बढ़नी नहीं है। और जहां सरकारी नौकरियों की बात करें, मात्र 2,65,00,000 जॉब है। 35 लाख केंद्रीय सरकार के हैं और करीब 2 करोड़ राज्य सरकारों के हैं। और बैंकिंग को और उनको सबको मिला लिया जाए तो 15 लाख सरकारी बैंकों के हैं, 15 लाख करीब प्राइवेट बैंकों के, और PSC उसको भी मिला लिया जाए तो मात्र 2,65,00,000 नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं,
जो मात्र 1.5 या 2% है। ठीक है डावर साहब, चूंकि समय की बाध्यता है, चलते चलते संक्षेप में मैं जानना चाहूंगा, आपने अपनी बायोग्राफी में भी उसका जिक्र किया है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है, सियासत भी गर्मा रही है, आपकी इस पर क्या राय है? वन नेशन वन इलेक्शन, देखिए मुझे लगता है कि इससे बड़ा सुधार शायद जनसंख्या का कानून या वन नेशन वन लॉ की बात की जाती है, उस कानून से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, क्योंकि 5 साल जब राजनीति चलती है तो उस पर कोई देश नहीं चल सकता। हाँ, लगातार 5 साल राजनीति होना ये चाहिए कि 5 साल में एक बार चुनाव हो, 4 साल भरपूर काम हो और 1 साल आखिरी 1 साल राजनीति हो। आज हर दिन कोई भी वर्ष ऐसा नहीं जाता कभी 2 या 3 या 4 स्टेट्स के इलेक्शन ना होते हो। ठीक है, और उन इलेक्शंस में लगातार जो है पॉपुलर मेजर्स लेने होते हैं, कई बार काम रुकते हैं, कोई काम जो सरकार अच्छे लंबे समय के लिए निर्णय लेना चाहती है वो निर्णय नहीं ले पाती। ठीक। डावर साहब, अगर पूरन डावर को एक पंक्ति में जानना हो तो वो पंक्ति क्या होगी? मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं एक पंक्ति में मुझे जाना जाए कि मैं उनमें से खास, मैंने पहले ही बताया कि आंधियों के इरादे जी तो कुछ और थे। हाँ, ये दिया जलता रहा, उसके लिए ये कहना चाहिए कि एक संघर्ष कहो या कर्म कहो या फिर ईश्वर का आशीर्वाद कहो। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरन डावर साहब, आप हमारे इस न्यूज़ वन इंडिया के महामंच पर महाकुंभ मंथन में आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की और अपने एक संघर्ष की कहानी बताई। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, बहुत बहुत अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ इस महाकुंभ मंथन में, क्योंकि चर्चा अभी हमारी जारी है। थोड़ा सा समय आपका और चाहिए, प्लीज आप मंच पर ही बने रहें, क्योंकि इतना कीमती समय आपने हमें दिया। और एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा के लिए भी। और हम अतुल माथुर जी को बुलाना चाहेंगे, न्यूज़ वन इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, जो कि सम्मानित करेंगे पूरन डावर जी को। प्लीज एक बार तालियां बजती रहनी चाहिए, जोरदार तालियों के साथ बंद नहीं होनी चाहिए। स्वागत करिए, क्योंकि देखिए अपनी संघर्ष भरी कहानी उन्होंने बताई है। और देखिए इस मुकाम तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता, और जिस संघर्ष के साथ आज इस मंच पर हमारे साथ खड़े हैं पूरन डावर जी, मुझे लगता है कि वो सभी के लिए एक संदेश होता है कि कैसे हम संघर्ष करके इस मुकाम को भी हासिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि सर्दी भी है और तालियां बजती हैं तो वार्म अप हो जाता है, इसीलिए जोरदार तालियां बजाते रहें। और यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट अतुल माथुर जी मंच पर हैं। और उसी के साथ हमने सुना भी कि तमाम बातों को उन्होंने साझा किया, और एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि मैं वो शख्सियत नहीं जो एक पंक्ति में जिसके शब्द, जिसके नाम को पूरा किया जा सकता है या बयां किया जा सकता है। तो बिल्कुल, क्योंकि जब संघर्ष की कहानी इतनी लंबी हो तो एक पंक्ति में उसे पूरा कर पाना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में हम कविता सुन लेते हैं उनसे कि अगर आपको एक पंक्ति में नहीं समझा जा सकता तो क्या कविता या कोई गाथा होगी जिसके जरिए हम आपको समझ सकते हैं। लेकिन सही बात है कि कई शख्सियत ऐसी होती हैं जिनको एक लाइन में आप समेट के नहीं रख सकते। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती समय देने के लिए। जोरदार तालियां एक बार पूरन डावर जी के लिए।